वेरी गुड विशेस टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ग्रुप के नाम के साथ कैसे बोला जाता है। इफ़ आई एम सेइंग द पी ब्लॉक एलिमेंट, तो हाउ कैन यू डिफाइन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन goes in p सबशेल। पी सबशेल में जिस किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनको ही पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के में रखा गया है। पूरी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में आपको पी ब्लॉक का ग्रुप मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ग्रुप टू 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप। लेट अस राइट डाउन कि आपने जिसमें से 13 और 14 ग्रुप को अपने लास्ट ईयर के पेपर में पढ़ रखा है, 11th क्लास में आपने उसको डिटेल में पढ़ रखा है। कौन कौन से ग्रुप है? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक, व्हाट इज द डेफिनेशन? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन पी सबशेल, दे आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? इनका NS कंप्लीटली भरा हुआ होता है और NP में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 13 ग्रुप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन रॉन्ग हो गया है, इट इज बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। इसमें 18 ग्रुप में एक हीलियम और आ जाता है। 13 ग्रुप की फैमिली है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। देन कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिनॉल, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ये आपके कौन से ग्रुप में आते हैं सारे के सारे? दिस इज पी ब्लॉक। ये आपके पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड, इट इज इन योर राइट हैंड साइड डायरेक्शन, राइट हैंड साइड के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आपको 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप मिलेंगे, जिसमें आपने 13 और 14 ग्रुप को पहले ही पढ़ लिया है 11th क्लास में। पी ब्लॉक की केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ने में अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि पी ब्लॉक में वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स हैं। इफ़ यू कैन फाइंड आउट मेटल्स, तो यहाँ पे नॉन मेटल्स भी हैं और क्या है, मेटलॉइड्स भी हैं। पी ब्लॉक इज फिल्ड विद मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें सॉलिड्स भी मिलेंगे, लिक्विड्स भी मिलेंगे, गैसेस भी मिलेंगे। तो यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी वेरिएशन बहुत अलग अलग होता है। सो आज हम लोग आपका जो स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वी विल स्टार्ट विद द 15 ग्रुप। पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले या कोई पर्टिकुलर ग्रुप स्टार्ट करने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को में डाउनवर्ड एलिमेंट्स में कुछ ज़्यादा फर्क आने लगता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाउन द ग्रुप। let us see first the electronic configurations, how they are getting complicated as we are going down the group. स्टार्टिंग में जैसे आपके पास कौन सा है, ये बोरॉन है। कौन से पीरियड का? सेकंड। ये आपका फर्स्ट पीरियड आया, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। इसका फर्स्ट शेल पूरा भरा हुआ है, 1s2, देन 2s2 एंड 2p1। ठीक, दिस इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसको हम क्या लिख देते हैं? 1s2 इज हीलियम, हमने लिखा हीलियम, 2s2, 2p1। जो n की वैल्यू यहाँ है वही n की वैल्यू यहाँ है। s कंप्लीट है, p में एक इलेक्ट्रॉन है। ये 13 ग्रुप का पहला एलिमेंट है। आप जैसे नीचे जाएंगे तो इसका
सेकेंड शेल कंप्लीट हो चुका होगा एंड देयर विल बी नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्या आ जाएगा? हीलियम के बाद नियॉन कंप्लीटली फिल्ड नोबल गैस है एंड इट विल बी 3s2 and 3p1. For gallium it will be neon then argon. 4s2 के बाद कभी भी 4p का फिलिंग नहीं होता। 4s2 के भरने के बाद क्या भरा जाता है? 3d10 इलेक्ट्रॉन देन द 4p1। हमने ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये इनर शेल का है। आउटर मोस्ट शेल में 4s2 मतलब ns2 और np1 कॉन्फ़िगरेशन ही प्रेजेंट है, मगर जहाँ से ये एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ के एलिमेंट्स में इनर शेल्स में भरना चालू होते हैं, तो ये क्या करते हैं? इनर शेल्स के में जाने से न्यूक्लियर चार्ज जितना आपका 10 इलेक्ट्रॉन का जो इंक्रीमेंट यहाँ हुआ है इनर डी ऑर्बिटल भरने से, उतना ही 10 प्रोटॉन का इंक्रीमेंट न्यूक्लियस में भी होता है। न्यूक्लियस में इस एक्स्ट्रा 10 प्रोटॉन के इंक्रीमेंट के कारण न्यूक्लियस का पावर कंपैरेटिवली जो यहाँ से यहाँ बढ़ रहा था वो यहाँ से यहाँ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक। और ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ज़्यादा खींचता है एज कम्पेयर टू द अबव 2 पीरियड एलिमेंट्स, जिसके कारण क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट शेल में कौन प्रेजेंट है? S और P। आप नीचे वालों के भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ऑर्गन के बाद क्या है? क्रिप्टन। देन 5s2 के बाद क्या फिल करते हैं? 4d10 देन 5p1 एंड व्हेन यू विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर थैलियम देन इट विल बी xenon 6s2 देन 5d10 and again 4f14 and then it will be 6p1। ये अंदर के शेल में यहाँ से यहाँ पे 14 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। यहाँ पे अचानक से 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल हुए जिसके कारण न्यूक्लियस में 10 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे 14 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया। तो जो एक रेगुलर इंक्रीज डाउनवर्ड होना चाहिए वो रेगुलर इंक्रीज यहाँ ना होके कहीं जैसे ही आप थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में आते हैं वहाँ पे आपको अचानक से 10 का इंक्रीमेंट मिलता है। ये दोनों बैलेंस है क्योंकि इसको भी 10 का मिला था, इसको भी 10 का मिला। फिर अगेन जब आप फिफ्थ से सिक्स पीरियड में आते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट मिलता है। तो इससे क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाता है। अब शेल के अंदर होते हैं सब शेल, कौन कौन से हैं? S और P। सब शेल्स का एक पेनिट्रेशन पावर होता है न्यूक्लियस के कौन ज़्यादा करीब है। मान लीजिए ये आपका था 4s, लेट अस वी राइट इट एज 4s। तो जो 4p के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4s से थोड़े से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव के फॉर्म में है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर इधर ज़्यादा है तो 4p के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में ज़्यादा है। और न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ चुका है तो अब आउटर मोस्ट शेल के वो 4s को ज़्यादा खींच पाएगा कि 4p को, बट ऑब्वियस 4s को, जिसके कारण ये दो इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने में, बैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और क्या दिखाएंगे? इनर्टनेस टुवर्ड्स द पार्टिसिपेशन इन केमिकल रिएक्शन, और इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इट इज द इनर्टनेस ऑफ आउटर मोस्ट शेल s orbital electrons to take part in any chemical reaction due to the diffused character of inner d electrons which are being filled before filling of outer p orbitals। बाहर के p भरने के से पहले जब इनर d की फिलिंग की गई जिसने न्यूक्लियस के पावर को तो बढ़ा दिया, मगर इनर होने के बावजूद, अब न्यूक्लियस की पावर बढ़ी थी तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा था, मगर इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये खुद क्या थे? डिफ्यूज थे। न्यूक्लियस के चारों ओर कई ऐसी जगह हैं 3D में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ही नहीं, तो वहाँ से न्यूक्लियस अपना पावर आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे अफेक्ट करेगा और उनको अट्रैक्ट कर लेगा। दिस वी कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का p ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल, फिजिकल
और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेट अस स्टार्ट टुडे विद द 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, जो अपना 15 ग्रुप है पी ब्लॉक का, 15 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं दैट आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। इसके अलावा एक मॉस्कोबियम भी है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है और इसकी अभी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी भी डिस्कवर हो रही हैं। तो क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जाने लगते हैं पार्टिकल्स, तो उनकी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना डिफ़िकल्ट रहता है। तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि इट इज़ इन योर 15 ग्रुप, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप। सबसे पहले आप क्या देखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP1। Is it 1? No, it is NP3। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? इट इज़ द हाफ फिल्ड कंडीशन ऑफ P सबशेल। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी हीलियम 2s2 and 2p3। बिल्कुल लिखना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सारे एलिमेंट्स के नाम लाइन से याद होने चाहिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ एंड सो ऑन। एंड आपको सारी नोबल गैसेस का नाम लाइन से याद होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, यहाँ पे आएगी ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड देन रेडॉन। ठीक, यहाँ पे सेकेंड आपका पीरियड चल रहा है, सेकेंड से स्टार्ट हो जाएगा NS2 NP3। कोई भी पीरियड की स्टार्टिंग उसके उस पीरियड के नंबर वाले S सबशेल से हो जाती है। देन इट इज़ 3s2 and 3p3। Then 4s2, after 4s2 what is going to be filled? 3d10 and then 3p3, then 5s2, 4d10 and 5p3, then 6s2 के बाद क्या आएगा? 5d10, then 4f14 and then 6p3। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी आस्क्ड फॉर एनी एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। और जितने भी आपको ग्रुप सिलेबस में है उनका किसी का भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको ये नंबर्स लाइन से पता होने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ये 7 पीरियड का है, 7s से स्टार्ट हो जाएगा। 7s के बाद 7p डायरेक्टली नहीं बढ़ता, उससे पहले कौन बढ़ता है? 6d10, देन 5f14 एंड 7p3। ये आपका आर्टिफिशियल एलिमेंट है, सिंथेसाइज किया गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ वी विल सी द प्रेजेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द नेचर। इनकी एबंडेंस है। नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर का 78% बनाता है। इसके अलावा मिनरल्स या ओर के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट है। सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्ट पिटर है, जबकि KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट इज इंडियन सॉल्ट पिटर। फॉस्फोरस आपके बोन्स में है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, ऑर्गेनिक सिस्टम में प्रेजेंट है। मोरओवर जो ये ओर के फॉर्म में या मिनरल के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इसको एपेटाइट फैमिली कहते हैं। दैट इज Ca9PO4 होल 6 डॉट CaX2 का फॉर्मूला है। दिस X2 अगर ये फ्लोरीन है तो वी कॉल इट एज फ्लोर एपेटाइट, क्लोरीन है तो वी कॉल इट एज क्लोर एपेटाइट, एंड इफ इट इज OH देन वी कॉल इट एज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। देन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। अब यहाँ पे देखते हैं कि लेट अस स्टार्ट द कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज इन पर्टिकुलर ग्रुप। 15 ग्रुप में आपको मालूम है किसी भी ग्रुप में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी होती है, बट ये वेरिएशन शो करते हैं डाउन द ग्रुप। इसी सिमिलैरिटी को विद वेरिएशन पढ़ना है हमें पी ब्लॉक के 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप्स में। 4 ग्रुप आपको पढ़ने हैं 12th क्लास के सिलेबस में। प्रॉपर्टीज़ कौन से देखेंगे? वी विल सी द एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी, ये सारे फैक्टर आते हैं।
देन वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दीज प्रॉपर्टीज वी विल सी. देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज कि वो किन किन कंपाउंड से या किन किन एलिमेंट से कैसे रिएक्ट करता है. तो लेट अस सी, हर ग्रुप को आप ऐसे ही पढ़ेंगे. आज हम लोग 15 ग्रुप पढ़ रहे हैं. वी विल स्टार्ट विद द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप. इसको इसी में समझते हैं. एटॉमिक प्रॉपर्टीज में पहले क्या पढ़ना है? एटॉमिक साइज. अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिएगा और एनसीईआरटी में देयर इज 7.1 टेबल उसमें दी हुई है जिसमें इनके वैल्यूज़ दी हैं उन, और इस टेबल की कंपैरेटिव वैल्यूज़ के बेसिस पे सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में. कि मान लीजिए कि आपको एटॉमिक साइज दिया हुआ है, एटॉमिक या आयनिक रेडियाई दी हुई है फॉर नाइट्रोजन, फॉर फॉस्फोरस, फॉर आर्सेनिक, बिस्मिथ एंड एंटीमनी एंड बिस्मिथ. ये पिकोमीटर में है. एक का मैं लिख ले रही हूँ, सबका आपको लिख के नहीं बताना. ये दिया हुआ है आपको आयनिक रेडियाई आपको इसमें दी हुई है नाइट्रोजन की 171, देन गोज टू 112, देन गोज टू 22, देन गोज टू 76 एंड देन गोज टू 103. बहुत ध्यान से देखिएगा ये एटॉमिक साइज कहाँ है, बट यहाँ पे आयनिक रेडियाई दी गई है, आयनिक रेडियाई. ठीक है. अब नॉर्मली एटॉमिक साइज क्या होता है? नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ शेल. आपकी जो टेबल में दिया हुआ है वैल्यू वो आयनिक रेडियाई का दिया है. पूरी टेबल को बिल्कुल अच्छे से कंपैरेटिवली उनकी वैल्यूज़ नहीं लर्न करनी है, बट हमको उनके कंपैरेटिव नेचर पता होना चाहिए. क्यों? इसमें ये जो नाइट्रोजन है, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ. ठीक, इसमें ये ऐसा वेरिएशन क्यों आ रहा है? साइज अगर नॉर्मली साइज देखें तो डाउनवर्ड साइज बढ़ेगा. हाँ, हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, पुअर शील्डिंग ऑफ इनर डी और न्यूक्लियस का चार्ज 10 एक्स्ट्रा बढ़ गया था. तो जितना साइज यहाँ से यहाँ बढ़ा उतना साइज यहाँ से यहाँ नहीं बढ़ेगा. फिर यहाँ से यहाँ नॉर्मली नीचे जाने पे जो साइज का वेरिएशन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में मिलता है, लगातार बड़े होते चले जाते हैं, वो उतना वेरिएशन यहाँ नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लोअर एलिमेंट्स में इनर डी और एफ ऑर्बिटल्स फिल होते हैं बिफोर फिलिंग द पी ऑर्बिटल्स, जिसके कारण द न्यूक्लियस possess एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन एज दे वर इनर एंड दे डोंट प्रोवाइड प्रॉपर शील्डिंग, तो आउटर शेल जो होता है वो साइज में खिंच जाता है और साइज छोटा हो जाता है. तो ये नॉर्मल था एटॉमिक साइज का. मगर यहाँ क्या लिखा है? आयनिक रेडियाई. आयनिक रेडियाई के केस में आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ ये बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ घट गया, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ गया. ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पहले नाइट्रोजन से फॉस्फोरस क्यों आयनिक रेडियाई बढ़ गई? तो ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स. ये मेटलॉइड्स हैं और ये क्या है? मेटल्स. ठीक है. तो ये क्या बनाएंगे? ये एनायंस बनाएंगे. दे विल गेन इलेक्ट्रॉन और वेयरएज दे आर गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन. ये कैटायन बनाएंगे. कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू पेरेंट एटम एंड एनायंस आर ऑलवेज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू पेरेंट एटम. ये एनायनिक रेडियस का कंपैरिजन था. तो एनायनिक रेडियस में पहले एनायनिक रेडियस 171 पिकोमीटर से 212 पिकोमीटर तक बढ़ गई, क्योंकि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस का साइज बढ़ा था, दोनों ही एनायन बना रहे थे, तो इसके एनायन से इसका एनायन बड़ा हो गया. ठीक. अब क्योंकि नाइट्रोजन और आर्सेनिक के एटॉमिक साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता बिकॉज ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स विच आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर शील्डिंग, इसलिए उनके एनायंस में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता. मगर अचानक से आर्सेनिक से एंटीमनी में जो साइज का डिक्रीज है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैटायन. दिस इज व्हाट कैटायनिक रेडियाई है ये. और जबकि यहाँ तक हम क्या देख रहे हैं? दे आर. तो इन दिस वे यू कैन सी दैट हाउ कैन वी कंपेयर द एटॉमिक साइज और वी कैन कंपेयर द कोवलेंट रेडियाई. कोवलेंट रेडियाई एटॉमिक साइज के फॉर्म में जाते हैं तो क्या होता है? सिंपली बढ़ता, बट यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ता और ये भी लगभग बराबर ही रहते, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है डाउनवर्ड एलिमेंट्स के लिए. और आयनिक साइज में आई बात तो पहले नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक आयनिक रेडियाई बढ़ रही है
फॉस्फोरस आर्सेनिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आर्सेनिक के बाद फिर अचानक से एंटीमनी में साइज़ क्या हो जाता है, घट जाता है, फिर बढ़ता है ना। दिस इज़ बोथ फॉर कैटायनिक रेडियस, क्योंकि पेरेंट एटम बड़ा है एंटीमनी से बिस्मथ का, इसलिए कैटायन भी उसका साइज़ में बड़ा है। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल ऑफ यू नो दैट किसी भी एलिमेंट से कैटायन बनाने में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी लगती है दैट वी कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, और किसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा IH1। इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये लिखी है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ये लिखी है सेकेंड, और ये लिखी है थर्ड फॉर द इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल। अब जो ये भी एंथैल्पी लिखी है, तो अगर आप यहाँ से देखें कि फर्स्ट आयनाइजेशन से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा और थर्ड हमेशा ज़्यादा, और ये सभी के केस में है, किसी भी केस में इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो ये केस तो बिल्कुल क्लियर है कि सेकेंड ज़्यादा है और थर्ड और ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप किससे निकालोगे, ये अगर ये मोनो पॉजिटिव होता प्लस और ये क्या होता 2 पॉजिटिव, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल एटम से निकल रहा है, मगर दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैटायन से निकल रहा है। ऑलरेडी इसके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है फॉर होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो निकलना और डिफ़िकल्ट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। और अगर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लेंगे डेल्टा IH2 हो गया ये, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लेंगे तो ये और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इट हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम डाइपॉजिटिव आयन। एक क्वेश्चन इसमें सिर्फ इतना आता है कि यहाँ से यहाँ देखो कितना डिफरेंस आया, नियर अबाउट 400 का। यहाँ से यहाँ कितने का आ रहा है, 100 का आ रहा है सिर्फ, फिर यहाँ से यहाँ पे लगभग 100 का ही है। ये अचानक से फॉस्फोरस से आर्सेनिक में आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये नीचे डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो डिक्रीज़ है वो कम हो रहा है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीज़ होता है, ये तो सभी को पता है। क्यों, क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, और जितना दूर होगा उसको निकालना उतना आसान, जितना ईजी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिक्वायर होगी। अब यहाँ पे देखो अचानक से क्या हुआ, फॉस्फोरस से आर्सेनिक में जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी नहीं घटी। क्यों नहीं घटी, क्योंकि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस के साइज़ में तो बढ़ोतरी हुई थी, मगर फॉस्फोरस और आर्सेनिक के साइज़ में कोई ख़ास अंतर नहीं था। ये साइज़ तो बड़ा हुआ बट ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, बट न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो यहाँ से यहाँ जितना डिक्रीज़ था आयनाइजेशन एंथैल्पी का, उतना डिक्रीज़ फॉस्फोरस टू आर्सेनिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द diffuse character of inner d orbitals which are filled before p orbitals and they are not providing proper shielding, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। और क्या होगा, साइज़ इसका उतना छोटा नहीं होगा, एटम क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है साइज़ में। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इंक्रीज़ है बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन को निकालना नाउ इट इज़ लेस डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ और ऑनवर्ड्स जाएंगे, क्योंकि इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी घट तो रही हैं बट बहुत ज़्यादा उनमें भी डिफरेंस नहीं है। अगला आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत है। ऑल यू नो दैट नॉन मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे कब, जब इनका खुद का न्यूक्लियस पास होगा, तो एटम का साइज़ बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट आती है, ये है आपकी सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, और अगली प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ योर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखेंगे कि अच्छा नहीं है ये पॉइंट का वेरिएशन क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि नेचर में ये कैसे मिल रहा है। तो इसमें से सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, बाकी सबके सब सॉलिड है। ये नाइट्रोजन गैस क्यों है, क्योंकि एक तो इसका पार्टिकल छोटा है और नॉन पोलर है। कैसे फोर्सेस होंगे, नॉन पोलर वैन डर वाल्स फोर्सेस, और वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ लाइटर एटम्स क्या हैं, सारे के सारे गैस हैं। और फॉस्फोरस ऑनवर्ड ये सब सॉलिड होना शुरू हो जाते हैं। क्यों
जैसे ये N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट किया, ये P2 के फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? या जैसे ये P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये N4 के फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? अगर मान लीजिए अगर ये N4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता तो ये क्या करता, इफ़ इट इज़ फॉर्मिंग N4 तो ये हैवी हो जाता, मे बी कि ये लिक्विड होता, और ज़्यादा अगर ये कैटिनेशन शो कर सकता होता तो ये सॉलिड भी हो सकता था। कार्बन तो नाइट्रोजन से कितना हल्का है, बट नेचर में कैसे मिलता है? सॉलिड मिलता है। कैटिनेशन की एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने कार्बन के केस में पढ़ी है, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते बनाते लंबी सी चेन बनाता था। अब ये चेन जो, जैसे मान लीजिए आपके पास छोटे छोटे मोती हैं, आपने उसको फेविकॉल से चिपका दिया तो वो बहुत स्टेबल हो जाएगा, मगर वहीं कहीं आपके पास बड़ी बड़ी फुटबॉल हो और आप उसको गम से चिपकाते हुए चले तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी स्टेबल चेन, नहीं होगी वो स्टेबल चेन। इसका मतलब वो जो बॉन्ड बन रहा है दो एटम्स के बीच में, उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे पता चलता है कि आगे वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। नाइट्रोजन, क्यों नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, जबकि फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स बनाता है और नेचर में सॉलिड स्टेट में तरह तरह के एलोट्रॉप्स के फॉर्म में रहता है। तो लेट अस सी कि जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, कार्बन ने बनाया था, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन से जब आप नाइट्रोजन पे आ रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। नाइट्रोजन का साइज़ कार्बन से भी छोटा है। अब जब ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी करीब आ जाते हैं। ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। ये तो सिर्फ वो 3 इलेक्ट्रॉन है जो P में दिखा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। ठीक, एक बॉन्ड बन गया, इसके बाद ये क्या कर रहे हैं? आपस में सब रिपल्शन कर रहे हैं। कार्बन के केस में क्या था? कार्बन के पास 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, 4। जब ये बॉन्ड बना तो अभी बॉन्ड की दूरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी कम नहीं थी कि ये आपस में रिपल करें। कौन? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे क्या हुआ? नाइट्रोजन तक आते आते साइज इतना छोटा हो गया कि अब बॉन्ड तो बन गया बहुत पास में आके, तो इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मगर रिपल्शन के कारण ये वीक हो जाता है और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर पाता। वहीं पे जब ये सभी बॉन्ड किस में चले जाते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो N2 के क्या इसमें रिपल्शन का अमाउंट इस अट्रैक्शन के अमाउंट से बहुत कम पड़ जाता है और N2 एग्जिस्ट करता है। अब आ जाओ फॉस्फोरस के केस में। अब फॉस्फोरस भी तो P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता था, क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि इसका जो फॉस्फोरस का जो p ऑर्बिटल है